अब सुनो भाई, डीसी मोटर है ना, स्टार्ट कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था जनरेटर। जनरेटर का पर्पस क्या था? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है। मोटर का पर्पस क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी। रिवर्स, उल्टा। पिछले में मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल था, यहां इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल है। क्लियर है भाई ये बात? ठीक है। मतलब डीसी मोटर क्या है? एक इलेक्ट्रिकल मशीन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब लिखो प्रिंसिपल। प्रिंसिपल लिखो। आप एक बात बताओ, अगर किसी कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, अगर किसी कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बन रहा है, और अगर वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसके ऊपर क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। हाँ या ना? ठीक है। तो अगर हम करंट फ्लो कराएं किसी कॉइल में, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करें, ठीक है, और उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो दैट कॉइल विल रोटेट बाय इटसेल्फ ड्यू टू व्हाट? मैग्नेटिक टॉर्क। और रोटेट करेगा तो हमारे पास क्या आ गई? मैकेनिकल एनर्जी आ गई। तो प्रिंसिपल लिखो, इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट, it is based on fact that current carrying coil placed in magnetic field, current carrying coil placed in magnetic field experiences magnetic torque, experiences magnetic torque, thereby mechanical energy is produced, thereby mechanical energy is produced. अब अगेन हम कंस्ट्रक्शन पे आ जाएं पहले, उसके बाद वर्किंग की बात करेंगे। हमारे पास मैग्नेट्स, सिलिंड्रिकल पोल वाले, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। कंस्ट्रक्शन में पहला पार्ट क्या है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स विथ सिलिंड्रिकल पोल्स, विथ सिलिंड्रिकल पोल्स। दूसरा आर्मेचर कॉइल। आपको पता आर्मेचर कॉइल क्या है? बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ एग्जाम में जरूर आप लिखोगे अगर आ जाता है बोर्ड में तो। ठीक है। आर्मेचर कॉइल क्या है? एक आयरन के कोर के ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर का वुंडिंग। ठीक, इतनी बात। ठीक, तो आर्मेचर कॉइल ठीक है। आर्मेचर कॉइल की जो दोनों एंड्स हैं उसको हमने स्प्लिट रिंग से S1 S2 से कनेक्ट करा, और ये कार्बन ब्रशेस और यहां एक डीसी सोर्स। क्या हो गया? डीसी सोर्स। डीसी मोटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात। ये कहानी आ गई। अब एक बात बताओ, जब यहां पर स्विच हम बंद करेंगे, अगर हम स्विच बंद करते हैं तो करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? जल्दी बताओ मुझे। जब करंट ऐसे जाएगा बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बन गया। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बन गया और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो इसके ऊपर क्या लगेगा? टॉर्क। टॉर्क लगेगा कैसे? ऐसे। तो ये इस टाइप से घूमना शुरू कर देगा।
हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई, इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, अब आते हैं मेन काम पे। हेलो सर, मैं क्लास में हूँ, 1:30 बजे कॉल करिए आप जरा। ठीक है ठीक। अब देखो बेटा, ये हमारे पास कहानी आ गई। अब हम इसकी वर्किंग पे आ जाते हैं। ठीक है, वर्किंग में सबसे पहले लिखो जरा बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ अब बैक ईएमएफ क्या है बेटा? इसको स्मॉल ई से डिनोट कर रहे हैं। एक बात बताओ यार, जब ये कॉइल रोटेट करना शुरू करेगी तो इस कॉइल के अक्रॉस भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा कि नहीं करेगा? यस और नो? और जब मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल के अक्रॉस चेंज करेगा तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा कॉइल में। ठीक है, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके रोटेशन को अपोज करेगा। यस और नो? या इसके मैग्नेटिक टॉर्क को क्या करेगा? अपोज करेगा। दैट ईएमएफ इज कॉल्ड एज व्हाट? बैक ईएमएफ। तो लिख लेते हैं जरा, लिखो एज सून एज मोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग, as soon as motor starts rotating, flux changes in the coil and due to this an EMF is induced in the coil, and due to this EMF is induced in the coil which opposes source EMF। करेगा उसी को, क्योंकि वही कॉज था। हाँ या ना? which opposes source EMF। ठीक है, this induced EMF is called as back EMF। this induced EMF is called as back EMF। ठीक है, अब ये कहानी आ गई हमारे पास, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, अब जरा हम किसी मोमेंट पे बैक ईएमएफ निकाल लेते हैं। ठीक है, इतनी बात। मान लो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर ऑफ कॉइल एंड बी इज ओमेगा टी, यही होगा। ठीक है भाई, यही तो पढ़ा था हमने। ठीक है, ये एंगल है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी। हाँ या ना? तो जो हमारे पास बैक ईएमएफ आएगा डी फाई बाई डी टी, दैट वुड बी एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताओ भाई, हाँ या ना? अब एक चीज और बेटा, क्योंकि हमने सिलिंड्रिकल पोल्स लिए हैं। कैसे पोल्स लिए हैं? सिलिंड्रिकल या स्फेरिकल। तो जो एंगल मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें मिलेगा बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दैट वुड बी मोर और लेस व्हाट? 90 डिग्री के करीब। तो ये एंगल जो हमारा आएगा, ये वाला एंगल ओमेगा टी, हमेशा टेंड कर रहा होगा किसको? पाई बाई 2 को। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे? E इज इक्वल टू एन बी ए इंटू ओमेगा, अप्रोक्सीमेटली यही आएगा हमारे पास। अब या हम एक काम करें, नहीं लिखते हैं इस बात को, हम क्या कह देते हैं? E इज इक्वल टू के ओमेगा, के इज एन बी ए साइन ओमेगा टी। एक्चुअल में साइन ओमेगा टी विल बी टेंडिंग टू 1। ठीक है, इतनी बात ये ध्यान रखना। ये आ गया हमारे पास बेटा एन बी ए, ये तो कांस्टेंट है, और अगर ओमेगा टी 90 डिग्री को टेंड कर रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट ही आ जाएगा के। ठीक है, ये लिख दिया हमने। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई, अभी कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी बोलो।
बेटा देख, ये हमने मूविंग कॉइल कैलकुलेटर में बताया था। अगर मेरे पास ऐसा कोई सिलेंडर, मतलब ये सिलिंड्रिकल ऐसे होते हैं लगभग ऐसे ही, ठीक है, इतनी बात। तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है, इतनी बात। और मान लो प्लेन का ए ऐसा है, ठीक है। जब ये क्या कहते हैं, प्लेन का ए ऐसा हुआ तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, तो मैग्नीट्यूड ही निकालना है मुझे, ये भी थोड़ा सा हल्का सा क्या करवा देंगे, रोटेट करवा लेंगे, ठीक है, इतनी बात। तो हमेशा क्या रखेंगे, मतलब ये सिस्टम भी ऐसे क्या कर रहा होगा, घूम रहा होगा, तो एंगल वुड बी ऑलवेज व्हाट, 90 डिग्री। अब ये कहानी आ गई हमारे पास। अब एक चीज देखो, हमने क्या कहा था, ये जो ईएमएफ आएगा ये क्या करेगा, इस वाले ईएमएफ को अपोज करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो जरा अगली बात लिखते हैं। अब जरा देखो, तो ई नेट जो होगा सर्किट में, दैट वुड बी सोर्स माइनस ई इंड्यूस्ड, दैट इज बैक ईएमएफ, होगा या नहीं होगा, ठीक है, इतनी बात। और जो करंट होगा अब, क्योंकि आर्मेचर कॉइल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो जो नेट करंट फ्लो कर रहा होगा कॉइल में, दैट वुड बी ई नेट अपॉन रेजिस्टेंस, तो आई इज इक्वल टू ई माइनस ई अपॉन आर, यस और नो, ठीक है। अब एक और मजेदार बात, आई इज इक्वल टू ई माइनस के ओमेगा अपॉन आर, ये आ गया कि नहीं आ गया। बहुत बढ़िया खेल है भाई यहाँ पर, है ना। क्या खेल है वो समझ लेते हैं। खेल क्या हमारे पास, जब डीसी मोटर को हम स्टार्ट करते हैं उस वक्त ओमेगा क्या रहा होगा, 0, हाँ या ना। जब डीसी मोटर को स्टार्ट करते हैं उस वक्त ओमेगा 0 रहा होगा, तो करंट आर्मेचर कॉइल में क्या रहा होगा, मैक्सिमम। इसीलिए जब भी डीसी मोटर स्टार्ट होती है उस वक्त, डीसी मोटर मतलब आटे की चक्की पे जाके देखो, वहां पर आपको डीसी मोटर ही मिलेगा, ठीक है, इतनी बात। तो जब वो स्विच ऑन करता है उस वक्त अगर आपने डीसी मोटर को छू रखा है तो आपको करंट लगने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ लीकेज होता है करंट का, और वो कहीं ना कहीं ऊपर जो केसिंग होती है उसकी आयरन की, उसके साथ कहीं छू गया तो आपको करंट अच्छा सा लगेगा। लेकिन एक बार जब डीसी मोटर तेज चलने लगती है, ओमेगा बढ़ने लगता है, अपनी पीक वैल्यू ले ली ओमेगा की, उस समय करंट क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू में उस वक्त वो आटे चक्की वाला भी हाथ रख लेता है उसके ऊपर, ठीक है, इतनी बात, लेकिन शुरू में नहीं रखता है वो, ठीक। अब तो हमारे पास क्या हो गया, आई मैक्स, अगर मैं आई मैक्स देखूं, इज ई अपॉन आर एट टी इज इक्वल टू 0, ओमेगा इज इक्वल टू 0, ये सुनो, हाँ या ना। एक बार अपनी फुल स्पीड्स पे रन करने लगा हो तो आई मिनिमम इज ई माइनस के ओमेगा मैक्स अपॉन आर, ठीक है, व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा मैक्स, जब अपनी पीक एंगुलर स्पीड गेन कर ली उसने, ठीक है, इतनी बात, ये कहानी आ गई। अब हमें बात करनी एफिशिएंसी ऑफ द मोटर, किसकी बात करनी है, एफिशिएंसी ऑफ द मोटर, ठीक है, इतनी बात। तो हमें क्या पता है, आई इज इक्वल टू ई माइनस ई अपॉन आर, और ई नेट इज ई माइनस ई। अब हम बात करें एफिशिएंसी ऑफ मोटर, दैट इज नीटा। नीटा क्या होगा, आप ऐसे देखो, नीटा होगा मैकेनिकल पावर आउटपुट अपॉन इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट। यही होगा कि नहीं होगा, एफिशिएंसी तो यही है भाई, मैकेनिकल पावर आउटपुट अपॉन इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट।
अब आप एक चीज देखो, एक मिनट, हाँ ध्यान सुनना। जो हमारा सोर्स था उसने जो सप्लाई करा E इंटू आई सप्लाई करा पावर, ठीक है, इतनी बात। यहीं से केवीएल भी आता है, मैंने आपको बताया भी था ऐसे ही आएगा। ये इनपुट हो गया, ये सप्लाइड, ये दो हिस्सों में खरा जा रहा है। एक किस में, आई स्क्वायर आर जो लॉस हो रहा है पावर का, हीट डेसिपेटेड, प्लस मैकेनिकल पावर, ये आगे कि नहीं आगे, इतना लॉस और ये मैकेनिकल पावर। अब जो मैकेनिकल पावर है वो क्या हो जाएगा, ई आई माइनस आई स्क्वायर आर, और नीचे कितना, ई आई। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो रख देते हैं भाई। तो नीटा इज इक्वल टू कितना बेटा, ई आई माइनस आई स्क्वायर आर अपॉन ई आई। यही है या नहीं है, जल्दी बताओ मुझे, हाँ या ना। ठीक है भाई, अब आप एक काम करो, मैकेनिकल पावर एक्चुअल में है किसके बराबर, अगर आप केवीएल से देखो तो ई इंटू आई है, आपको मिल भी जाएगा भी, देखो इसी के अगेंस्ट तो स्टोर हो रहा है, और वही एनर्जी क्या होगी, यूटिलाइज, आपको देखो यही मिल रहा है। आप क्या करो, आई कॉमन ले लो, व्हाट इज ई माइनस आई आर, जरा देखो यहां से, है या नहीं, अरे यस और नो। तो क्या हो गया, नीटा इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ या बैक ईएमएफ इनटू करंट अपॉन ई इंटू आई। ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या आई आई कट भी जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें, हाँ या ना। तो एफिशिएंसी क्या हो गया, बैक ईएमएफ अपॉन क्या कहते हैं, अप्लाइड ईएमएफ। एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है। अब हो गया भाई, तो एफिशिएंसी कम्स आउट टू बी बैक ईएमएफ अपॉन अप्लाइड ईएमएफ। अब जरा देखो आप, अब थोड़ा सा अलग बात करते हैं, ठीक है, मिटा दें इसे। ये आया, अब मुझे बात करनी है, लिखो जरा, फॉर गिवन डीसी सोर्स, फॉर गिवन डीसी सोर्स अंडर व्हाट कंडीशन, या फॉर गिवन डीसी सोर्स मैक्सिमम एफिशिएंसी पॉसिबल, फॉर गिवन डीसी सोर्स मैक्सिमम एफिशिएंसी पॉसिबल, ठीक है, कि डीसी मोटर की कितनी मैक्सिमम एफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है, गिवन डीसी सोर्स के लिए। गिवन डीसी सोर्स का मतलब ये ई फिक्स हो चुका है, कौन सा वाला, जो सोर्स का है, ठीक है, इतनी बात। अरे क्लियर है भाई, अब आप मेरी बात सुनो। तो एफिशिएंसी हमारे पास क्या है, नीटा इज इक्वल टू ई आई अपॉन ई आई। बेटा ये ई फिक्स है या नहीं, पहले बताओ मुझे, फिक्स है। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ अगर नीटा, फॉर नीटा मैक्स मुझे ई आई को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम करना पड़ेगा, या ई को मैक्सिमम करना पड़ेगा, यही कहानी है या नहीं, हाँ या ना। तो मैंने क्या करा बेटा, इस ई आई को मैंने वाई ले लिया, तो वाई इज इक्वल टू ई आई, ठीक है, इतनी बात ये कर दिया मैंने। y इज इक्वल टू ई, आई को लिख दिया, जरा देखो लिखा हुआ है, ये आ गया। अब वेरिएबल कौन है, इंड्यूस ईएमएफ ही तो है, आर्मेचर की रेजिस्टेंस फिक्स है, ई फिक्स है। तो फॉर y मैक्स
dy अपॉन डी इज इक्वल टू 0। dy अपॉन डी इज इक्वल टू 0 कितना आ गया जरा देखो, ये आ गया कि नहीं आ गया, ये आ गया। तो जरा देखो e की वैल्यू कितनी आ गई। तो क्या कंडीशन आ गई, जब इंड्यूस ईएमएफ सोर्स ईएमएफ का आधा होगा तो एफिशिएंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती एफिशिएंसी डीसी मोटर की। तो अब नीटा मैक्स क्या आ गया आपके पास, 1/2 या नीटा मैक्स 50%। ये कहानी आ गई। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, डीसी मोटर। मेडिकल में डायरेक्ट आ जाता है भाई कि डीसी मोटर की मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी पॉसिबल है, तो दैट इज व्हाट 50% या हाफ। ठीक है, इतनी बात। तो ये हमारे पास हो गया डीसी मोटर का खेल, बोर्ड में नहीं आता है। ठीक है, इतनी बात। आर्यन कह रहा है बाकी हीट, अबे बाकी हीट चली गई जहां जानी थी, तुझे क्या करना है, खड़े हो जाते, गर्मी लगती है उसके पास में। अब अब क्या कहानी है, अब आते हैं हम ट्रांसफार्मर पे। ट्रांसफार्मर क्या होता है बेटा, जरा ध्यान से सुनो, लिखो। इट इज यूज्ड टू स्टेप अप और स्टेप डाउन AC voltages। It is used to step up or step down AC voltages। जैसे अगर क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर से हमारे पास बिजली आ रही है तो दैट वुड बी एट 11,000 वोल्ट्स, और हमारे घरों में कितने पे आनी है, 220 पे। तो हम बीच में छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगाएंगे जो 11,000 को स्टेप डाउन करेगा, किसमें किसमें स्टेप डाउन करेगा, क्या कहते हैं, 220 में करेगा। और किसी फैक्ट्री में अगर जाना है तो हम वहां पर बड़ा ट्रांसफार्मर लगाएंगे जो 220 को किस में ले जाएगा, दोबारा से 11,000 में ले जाएगा। लेकिन किसके लिए, सिर्फ AC के लिए। अब ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ AC के साथ ये चीज हो सकती है, यही एडवांटेज भी था AC का कि AC वोल्टेज को आप स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हो, DC के साथ नहीं कर सकते। तो लिखो जरा, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब एक बात बताओ, अगर कहीं पर डीसी करंट फ्लो कर रहा है किसी कॉइल में, ठीक है, तो उसका फ्लक्स कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, होगा। क्या वो ईएमएफ इंड्यूस कर सकता है किसी पर्टिकुलर जगह पे, नहीं कर सकता, क्योंकि उसका फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन अगर एसी करंट होगा तो उसका फ्लक्स क्या होगा, वेरिंग होगा। तो दैट कैन प्रोड्यूस व्हाट, क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इतनी बात। तो इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, लिख लो, इट वर्क्स ओनली फॉर एसी, दोबारा लिख लो, इट वर्क्स ओनली फॉर एसी। अब एक चीज और, ट्रांसफॉर्मर इज ओनली इलेक्ट्रिकल मशीन, मशीन कहेंगे डिवाइस कहेंगे, चलो मशीन ही है, वेयर पावर लॉस इज मिनिमम। मतलब ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी, जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर है उनकी भी एफिशिएंसी 92% से ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो अगर हम आइडियल कहेंगे तो 100% मान लेंगे। ठीक है, इतनी बात। तो ट्रांसफार्मर इज इलेक्ट्रिकल मशीन वेयर एफिशिएंसी इज, नहीं, पावर लॉस इज मिनिमम। ठीक है, इतनी बात। दैट इज आइडियल ट्रांसफार्मर इज 100% एफिशिएंट, आइडियल ट्रांसफार्मर इज नियरली 100% एफिशिएंट। हालांकि जो देखे गए हैं, जो लगे हुए होते हैं, वो 90 से 95% तक एफिशिएंट होता है। ठीक है, अब तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, ठीक है, इतनी बात, हमें
इनपुट वाला हो गया जो हमने भेजा और आउटपुट जो हम लेने वाले हैं। तो पावर इनपुट और पावर आउटपुट क्या होगा, सेम होगा। तो लिखो फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर पावर आउटपुट इज इक्वल टू पावर इनपुट। ऐसा होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। इसको हम प्राइमरी भी कहते हैं, प्राइमरी पावर, और इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी। अब एक बात बताओ, जो सेकेंडरी साइड में वोल्टेज होगा Vs और करंट अगर मान लो कितना Is, तो दिस वुड बी इक्वल टू V प्राइमरी इंटू I प्राइमरी, क्योंकि पावर दोनों साइड में क्या सेम है। बताऊंगा अभी, मैं कंस्ट्रक्शन नहीं बता रहा हूं, पहले मैं आपको सिर्फ पावर की कहानी बता रहा हूं, ठीक है। इतनी बात, ऐसा होगा या नहीं होगा। अब इसका मतलब है कि अगर वोल्टेज स्टेप अप या स्टेप डाउन हो रहा है तो बगैर करंट में चेंज लाए हुए नहीं हो पाएगा। आप एक बात बताओ, पावर सेम है, अगर वोल्टेज डाउन हो रही है सेकेंडरी की, आउटपुट की वोल्टेज डाउन हो रही है, तो करंट क्या करना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। या वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट क्या करना पड़ेगा, घटना पड़ेगा। तो लिखो जरा, लिखो whenever there is voltage change current also changes। अब सुनो भाई, अब कहानी क्या है, मेरी बात ध्यान सुनो। मैं एक ट्रांसफॉर्मर बना रहा हूं, ठीक है। इतनी बात हमने लिया, कैसे बनता है, ये भी 5 नंबर का सवाल आता है अभी। लैमिनेटेड आयरन कोर बता रहा हूं। मतलब आप ऐसे समझो, एक आयरन का ब्लॉक है, ये आयरन का ब्लॉक है, ठीक है, थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। उसके पहले मैंने उसमें इतना हिस्सा बीच में से काट के गायब कर दिया, निकाल दिया, ठीक है। फिर उस आयरन के ब्लॉक पे ऐसे ऐसे स्लाइसेस काटी, उसकी पतली पतली पत्तियां, और उन पत्तियों को लेमिनेट कर दिया। लेमिनेट मतलब क्या करा मैंने, लेमिनेट का मतलब एक पेज अलग, उस पर कुछ प्लास्टिक की शीट चढ़ा दी, दूसरा पेज अलग, उस पर प्लास्टिक की शीट चढ़ा दी, मतलब एक दूसरे से क्या इंसुलेटेड है, ठीक है। इतनी बात। तो लिखो जरा, इट कंसिस्ट ऑफ लेमिनेटेड आयरन कोर। समझ में आ गई मेरी बात जो मैं कह रहा हूं, जैसे आपकी कॉपी होती है उसके पेपर्स, ठीक है, वो पेपर्स एक दूसरे से क्या है, अलग अलग हैं, 2 पेपर अलग हैं, ठीक है, और उन पे क्या चढ़ा रखे हमने, प्लास्टिक की शीट, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ लैमिनेटेड आयरन कोर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके एक लेग पे इंसुलेटेड कॉपर वायर वुंड करा हमने, और यहां पर हमने प्राइमरी सोर्स वीपी और करंट कैसा, आईपी, ऐसा कुछ, ठीक है। इतनी बात। दूसरे लेग से वीएस आउटपुट, ठीक है। इतनी बात। अब मेरी बात ध्यान सुनो, लिखो जरा, अब म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल क्यों कह रहा हूं, मेरी बात ध्यान सुनना। जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो यहां पर फ्लक्स आएगा कि नहीं आएगा, सेल्फ का फ्लक्स आएगा।
वो इस कोर के थ्रू पास होके इसमें लिंक करेगा। ठीक है, इतनी बात, मतलब इस कोर के थ्रू लिंक पास होके इसमें लिंक करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, इतनी बात। अब हमने लॉसेस इग्नोर कर दिए, तो जो भी फ्लक्स प्राइमरी में प्रोड्यूस होगा वो फ्लक्स सारा का सारा किसके साथ लिंक होगा, सेकेंडरी के साथ लिंक होगा। क्लियर है? अरे क्लियर है भाई? ठीक है, अब मजेदार बात देखो, जो ये फ्लक्स प्राइमरी में प्रोड्यूस हो रहा है वेरिंग फ्लक्स होगा कि नहीं होगा। अरे कैसा फ्लक्स होगा, वेरिंग, क्योंकि आई वेरी कर रहा है, एसी सोर्स है। ठीक है, आई प्राइमरी वेरी कर रहा है तो एसी सोर्स का फ्लक्स वेरी कर रहा है, तो जो सेकेंडरी में फ्लक्स लिंक हो रहा है वो भी वेरी करेगा कि नहीं करेगा। और सेकेंडरी में जब फ्लक्स वेरी करेगा तो वो ईएमएफ इंड्यूस करेगा, दैट वुड बी टेकन एज व्हाट, आउटपुट। अरे यस और नो? ठीक, अब लिखो जरा, लिखो, सेम फ्लक्स लिंक्स इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, same flux is linked in both primary and secondary। ठीक है, अब एक चीज बताना भूल गया, यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल के एनपी हैं और यहां पर कितने हैं, एनएस हैं। ठीक है, अब जरा देखो, देयरफॉर, क्योंकि सेम फ्लक्स लिंक कर रहा है, ठीक है, इतनी बात, तो देयरफॉर induced EMF per turn on both sides will be same। induced EMF per turn on both sides will be same, क्योंकि फ्लक्स तो दोनों साइड में क्या है, सेम है। अरे निकम्मो, फाई एस इज इक्वल टू व्हाट, फाई पी, तो फाई एस इज इक्वल टू फाई पी, तो डी फाई एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी फाई पी अपॉन डी टी। तो अब पर टर्न जो हमारा क्या कहते हैं इंड्यूस ईएमएफ है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है दोनों में। ठीक है, अब जो वीपी होगा, चलो पहले तो ऐसे लिख लें, डी फाई एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी फाई पी अपॉन डी टी। अब एक बात बताओ, एक टर्न में ये इंड्यूस ईएमएफ प्राइमरी साइड में, ये सेकेंडरी साइड में, तो प्राइमरी साइड में जो वोल्टेज है टोटल वीपी, दैट वुड बी एनपी टाइम्स डी फाई पी अपॉन डी टी। होगा या नहीं होगा टोटल, क्योंकि तो पर टर्न था, तो टोटल कितना होगा, एनपी टाइम्स, यस और नो। ठीक है, इसी तरीके से वी एस इज एन एस डी फाई एस अपॉन डी टी। ये आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ भाई, हाँ या ना। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, वी एस अपॉन वीपी कर दूं, हेलो, हाँ सर, सर मैं 1:30 बजे कॉल करूँ आपको, मैं क्लास में था जरा अभी, मैं 1:30 बजे आपको कॉल करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक। अब देखो बेटा, अब क्या कहानी है, ध्यान से देखो, ये आ गया अपने पास। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, तो वी एस अपॉन वी पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी। ये आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, इतनी बात। अब जो नंबर ऑफ टर्न्स का जो रेशो है इसको हम के से डिनोट कर देते हैं, कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मर रेशो। क्या कहलाएगा, ट्रांसफॉर्मर रेशो। अब अगर के 1 से बड़ा हुआ तो स्टेप अप बन गया, के 1 से छोटा हुआ तो क्या बन गया, स्टेप डाउन बन गया। क्लियर, इतनी बात, सिंपल सी कहानी है। ठीक है, तो इफ ns ग्रेटर देन np, स्टेप अप, इफ ns लेस देन np, स्टेप डाउन। अपने आप आ गई बात की नहीं आ गई? क्लियर है? एक चीज और आ रही है बेटा, यहां से देखो, vs अपॉन vp क्या है, ns अपॉन np, तो is अपॉन ip क्या आएगा, ये देखो, यहां देखो ना यार, यहीं पे लिखा हुआ है vs अपॉन vp इज इक्वल टू ip अपॉन is, उल्टा है या नहीं? तो क्या हो गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ip अपॉन
आई एस, करंट उल्टा वेरी करेगा, अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट घटेगा, ठीक है, इतनी बात। ये कहानी आ गई हमारे पास, क्लियर है। अब ट्रांसफार्मर का सिंबल सर्किट में, अगर सर्किट में कहीं ऐसा बना हो, इसका मतलब है सर्किट में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है, इतनी बात। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी और दूसरा वाला क्या, सेकेंडरी, ठीक है, इतनी बात। इस टाइप से हो जाता है, क्लियर है। अगर क्लियर है तो यस लिख दो भाई, आगे बढ़े। चलो अब थोड़ी सी बात करते हैं लॉसेज इन ट्रांसफार्मर। लॉसेज इन ट्रांसफार्मर होते हैं, बहुत कम से लॉस होते हैं लॉसेज इन ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले लिखो जरा, लिखो आई स्क्वायर आर लॉस इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स। भाई करंट फ्लो करेगा तो उनकी कुछ रेजिस्टेंस होगी कॉइल्स की, तो उसमें लॉस होगा। आई स्क्वायर आर लॉस इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स, होगा या नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, फ्लक्स लीकेज, हो सकता है कुछ फ्लक्स लीक कर जाए, सारा ना आ जाए, ठीक है। दूसरा फ्लक्स लीकेज। तीसरा एडी करंट लॉस। एक बात बताओ, जो हमारे पास जो ये लेमिनेटेड शीट्स हैं, ठीक है, या आयरन का एक कोर था जिसके ऊपर तार हमने लपेटी हुई थी, ठीक है। आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। अब उसमें फ्लक्स चेंज कर रहा है, कंडक्टिंग भी है, तो उसमें हजारों करोड़ों एडी करंट के लूप्स बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, तो हीट डेसिपेट होगी कि नहीं होगी, ठीक है। अब उसको घटाने के लिए, एडी करंट लॉस को घटाने के लिए हमने क्या करा, इसे लैमिनेटेड कोर में बनाया। लैमिनेटेड इसीलिए करा ताकि जो ऐसे वाले लूप्स हों वो कम हो जाएं, या बीच से गायब कर दिया ताकि लूप्स क्या हो जाएं, एडी करंट के कम हो जाएं। तो क्या लिखा हमने, एडी करंट लॉस लिखा। लिखो, इट कैन बी रिड्यूस्ड, इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग क्या कहते हैं, लैमिनेटेड आयरन कोर, ठीक है। एडी करंट को घटाने के लिए सरफेस एरिया घटाना पड़ता है, तो वही हमने कर दिया भाई कुछ, ठीक है। अब एक और लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस। एक बात बताओ, करंट क्योंकि वेरिंग है, मतलब एसी है, तो कभी ऊपर कभी नीचे, तो ऊपर वाला मैग्नेटाइज, नीचे हुआ तो नीचे की तरफ मैग्नेटाइज, तो मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज होता रहेगा, तो एडी करंट लॉसेस भी होंगे, ठीक है, इतनी बात। तो ट्रांसफार्मर में ये लॉसेस हैं और ये सारे के सारे अनअवॉइडेबल हैं, ये होंगे जरूर, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आदित्य डबास, स्टेबलाइजर ट्रांसफार्मर ही होता है क्या? नहीं भाई, स्टेबलाइजर इज नॉट ट्रांसफार्मर, उसका अलग कहानी है, ठीक है। स्टेबलाइजर को ट्रांसफार्मर नहीं कह सकते आप, ठीक है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट कहानी है उसकी। अब सुनो, स्टेबलाइजर मान सकता फ्यूज जैसा काम करता है, ठीक है, कट कर देता है वो, या लो वोल्टेज की तरफ धक्का दे देता है, वो कोई मैकेनिज्म होगा उसमें, कोई रेक्टिफायर वगैरह लगे होंगे, फिल्टर, जो हाई करंट को पास नहीं होने देंगे, ठीक है, इतनी बात। जब मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो उसको काट देंगे। अब क्या कहानी है, ये तो हो गया हमारे पास क्या, ट्रांसफार्मर। अब हमारे पास आता है, लिखो जरा, बोरोलिस, अरोरा बोरोलिस। लिखो अरोरा बोरोलिस क्या होता है। लिखो ऑल्सो कॉल्ड एज नॉर्दर्न या सदर्न लाइट्स, also called as northern या southern lights। ठीक है, अब जरा देखो, हमारे पास ये अर्थ है भाई,
ऐसे करके कुछ हमारा बार मैग्नेट है अर्थ का, ऐसा कुछ है, हाँ या ना। तो एक बात बताओ, मतलब ये प्लेस जो है ये आपका नॉर्वे के थोड़ा सा पास में पड़ता है, ठीक है, और यहाँ ही ऑस्ट्रेलिया के पास पड़ता है अभी आज की जो स्टेज है, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस जगह पे या इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी कि नहीं होगी? तो लिखो जरा, लिखो मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांग नियर द मैग्नेटिक पोल्स ऑफ अर्थ। ठीक है, इतनी बात, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांग नियर द पोल्स ऑफ अर्थ। अब एक चीज देखो, लिखो एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, consist of charge particles as well as atoms and molecules, as well as atoms and molecules, ठीक है। अब एक चीज देखो, एंड दे आर इन मोशन, एंड दे आर इन मोशन, भाई एटमॉस्फेयर में जो भी चार्ज पार्टिकल्स या आयंस हैं वो किस में है? मोशन में है। अब एक चीज ध्यान सुनना, कुछ ऐसे करके ना, सॉरी, ऐसे करके कुछ अलग अलग कलर की लाइटें गिरती रहती हैं नॉर्वे के पास में, ठीक है। तो वही कहानी है, वो क्यों होता है? अगर हमारे पास मान लो मैग्नेटिक फील्ड ये है, कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे है, कुछ स्पीड है इसकी, तो यहां पर क्या बनेगा? एक स्पाइरल सा पाथ बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा, लिखो एट मैग्नेटिक पोल्स, एट मैग्नेटिक पोल्स चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स follow spiral path, follow spiral path और हेलिकल पाथ, नहीं स्पाइरल नहीं, फॉलो हेलिकल पाथ, कि जो हमारे चार्ज पार्टिकल्स को कैसा पाथ फॉलो करेंगे? स्पाइरल, सॉरी हेलिकल पाथ फॉलो करेंगे, ठीक है, इतनी बात। अब लिखो जरा, cosmic rays coming from the sun नहीं, सिर्फ हेलिकल पाथ ही लिख लो। आपने क्या लिखा? चार्ज पार्टिकल्स फॉलो हेलिकल पाथ, है ना। एक चीज लिखो, चार्ज पार्टिकल्स फॉलो हेलिकल पाथ एंड दे आर एक्सेलरेटेड, एंड दे आर एक्सेलरेटेड, therefore radiate radiations, electromagnetic radiations of different colors, of different colors, ठीक है। most of colored helix are green, ज्यादातर ग्रीन ही होते हैं, with hint of pink and blue, ठीक है, with hint of pink and blue। लिखो ऑक्सीजन when excited, मतलब ऑक्सीजन आयन जब हो, ठीक है, when excited emits
green color radiation, and nitrogen pink and bluish. ठीक है भाई, अब सुनो, अब आ जाओ, आप लिखो जरा टोकामैक और मैग्नेटिक बॉटल, टोकामैक और मैग्नेटिक बॉटल। अब ध्यान दो भाई, आप ऐसे समझो आपके पास एक फाइनाइट करंट कैरिंग वायर, फाइनाइट है, ठीक है, आर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले पोजीशन पे मैक्सिमम होगी कि नहीं होगी? अगर मैं आर डिस्टेंस पे यहां देखूं, यहां देखूं, यहां देखूं, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली पोजीशन पे मैक्सिमम आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है, इतनी बात ठीक। तो मैंने यहां पर एक ऐसे करके मैग्नेटिक लाइन बना ली, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ये बना दिया, ठीक है। अब जितनी मैग्नेटिक फील्ड आर दूरी पर यहां पर है, उतनी मैग्नेटिक फील्ड मुझे थोड़ा सा नीचे मिलेगी कि नहीं मिलेगी आगे चल के? भाई इस जगह पे तो कम होगी, तो अगर मुझे सेम मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो मुझे थोड़ा सा क्या आना पड़ेगा, डाउन आना पड़ेगा। तो मैंने ये बनाया, फिर आगे चले थोड़ा सा और, आगे चलेंगे तो थोड़ा और वीक हो जाएगा, आगे चलोगे थोड़ा और वीक हो जाएगा, ऐसे ही होता रहेगा कि नहीं होता रहेगा? हाँ या ना? तो अब अगर मैं इन सब का ट्रेस बनाता हूं, कुछ ऐसा सा बन रहा है नहीं बन रहा है, जल्दी बताओ मुझे, हाँ या ना? इसी साइड में ऐसा भी बन रहा है, ये ऐसा बनेगा ना, ऐसे करके बॉटल टाइप का इधर की साइड, और ऐसे ही इस साइड भी बनेगा, और ये ऐसे पूरा ही होगा एक कर्व, हाँ या ना? तो ये क्या बन रहा है, एक आपका बॉटल टाइप का शेप बन रहा है, एक साइड को देखें तो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, मैग्नेटिक बॉटल या टोकामैक, ठीक है, इतनी बात। मतलब आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो धीरे धीरे सेपरेशन उस मतलब डिस्टेंस उसका वायर से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, इतनी बात। ये जरा देखो, यहां पर जितना मैग्नेटिक फील्ड है उतना ही यहां है, उतना ही यहां है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, मैग्नेटिक बॉटल या टोकामैक। अब आता है हमारे पास एक रिजवॉस्की कॉइल, ऐसा कुछ। अब जरा देखो भाई, होगा क्या, जैसे इसमें करंट मतलब
यहां पर एक स्विच, ये कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, इसमें कॉइल्स हैं ऐसे लपेटे, ठीक है, इतनी बात। ये मरकरी फिल्ड टब है और ये बैटरी है। जैसे ही हमने करंट फ्लो कराया, आई स्विच बंद करा, करंट फ्लो करा, कॉइल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, इतनी बात। कॉइल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा। किधर चला जाएगा, ऊपर भाग जाएगा। ऊपर भाग जाएगा तो जब ये ऊपर जाएगा तो करंट अगेन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सर्किट बंद हो जाएगा। जैसे ही ये ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर अपने वजन की वजह से, क्योंकि जैसे ही करंट खत्म हुआ अट्रैक्शन बंद हो जाएगा, अपने वजन की वजह से कॉइल फिर से किस में गिरेगा, मरकरी टब में। फिर करंट आ जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, ये इसी जगह पर ऐसे ऐसे क्या करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा। एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, रेजवॉस्की कॉइल अरेंजमेंट, ठीक है, इतनी बात। तो आई फ्लोज ड्यू टू अट्रैक्शन coil moves out of Hg, now I0, but due to weight of coil, it again falls in Hg and I established and repeated events, भाई वही इवेंट क्या होते रहेंगे, रिपीट होते रहेंगे। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, रेजवॉस्की कॉइल, ठीक है, इतनी बात। ये कहानी भाई हमारे पास क्लियर है सबको, ठीक, इतनी बातें हमें करनी थी भाई, ठीक है। तो हमारे पास चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो गया, ईएमआई एज वेल एज एसी, अब कुछ नहीं पढ़ाने को बचा है, ठीक है। अब कल से हम ईएमआई की बुकलेट और एसी की बुकलेट करेंगे।